हमारी बुआ जी प्रणाम। हमारी बुआ जी श्रीमती उमा उपाध्याय जी, जो हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव। जोशी परिवार और उपाध्याय परिवार दोनों की एक संबल है वो। तो हमें हमारी बुआ जी पर बहुत गर्व है। तो आइए एक मुलाकात करते हैं हमारी बुआ जी से। तो बुआ जी, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपका बचपन कैसे बीता। जी, सभी को नमस्कार। मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे गांव में हुआ। वैसे मेरा बिहार मतलब मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी ये सब पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा नहीं थे, पर सुसंस्कृत थे और उनकी जो विचारधाराएं उनकी सोच बड़ी सकारात्मक थी। और मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे से 4 भाई बड़े थे और मेरे पिताजी की कोई बहन नहीं थी। तो उस जमाने में भी मेरी दादी को पुत्री होने की इतनी ललक थी कि मेरे छोटे बेटे, मेरे पिताजी का नाम श्री राम था, मेरे सीरू के घर लड़की हो तो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी। तो मैं 4 बच्चों के बाद, 4 बेटों के बाद जब मैं पैदा हुई तो बहुत जश्न मनाया गया गांव में। एक लोहे की एक गोल होती है, उसमें साइड में छेद होता है, उसमें बारूद भरते हैं और एक लोहे का बड़ा डंडा होता है 2 फीट का, उसमें डाल के ऊपर से उसको लकड़ी से या पत्थर से ठोकते हैं तो वो बारूद की बहुत जोर से आवाज आती, उसको तोप भी बोला करते थे। तो तोप के टाइप ही उसमें जो बारूद डाली जाती थी उसका आवाज वैसे ही जोर शोर से होता था। तो फिर पूरे गांव में बहुत खुशियां मनाई कि पटेल साहब के घर लड़की हुई, पटेल साहब के घर लड़की हुई। तो आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण है कि उस जमाने में भी लड़कियों की मान्यताएं बहुत ज्यादा थी। सही बात। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, अपना परिवार हमेशा इतना आगे रहा है सोच के मामले में। तो ये तो अपने परिवार को, अपने को पूरे 100% देना पड़ेगा कि भाई हर लड़की को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया अपने पूरे परिवार में और बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आप शादी के पहले की उमा जोशी और शादी के बाद की उमा उपाध्याय में क्या आपको अंतर लगता है? बेटे, अंतर ये लगता है कि पीहर की तो मात्र पहचान होती है कि ये यहाँ की पुत्री है, पर ससुराल आके उसको कितने पदों से नवाजा जाता है। पहले पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर बहू बनती है, फिर दादी बनती है, फिर नानी बनती है। ये सब पद उसको अपने ससुराल में आने पे ही मिलते हैं, इसलिए उसको ससुराल का सरनेम तो होना बहुत जरूरी है। और जो फिर उससे जो संस्कृति पैदा होती है तो उन बच्चों का भी नाम अपने पिता के वंश के आधार पे चलता है और अपने पिता को भी बहुत गर्व होता है कि मेरा वंश चला और मेरा नाम चला। इसके लिए हमारे ससुराल का सरनेम बहुत जरूरी है और वो हमको गर्व के लायक बना देता है और हमके उसके लिए हर एक को तैयार होना चाहिए। वैसे आज आम लड़कियों की धारणा ऐसी है कि नहीं, हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा पीहर का सरनेम भी चलना चाहिए। तो अधिकांश देखा जाए तो पीहर का परिवार भी चलता है और ससुराल का परिवार, 2 नाम से कई जगह आप देखेंगे तो आपको दोनों नाम से मिलेंगे। उसमें दोनों को ही अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो आप कई वर्षों से समाज के उत्थान में व्यस्त हैं। आप क्या क्या करती हैं जी समाज के लिए, कृपया बताएंगे? जी जी जरूर। वैसे 2005 से जब उषा किरण योजना लागू हुई थी और ये महिलाओं पे घरेलू हिंसा, बलात्कार, दहेज प्रथा, अनैतिकता, उनपे बहुत ज्यादा शोषण उनका होने लगा था, तो गवर्नमेंट ने शासन की ओर से एक संस्था खोल रखी थी रजिस्टर्ड। उसमें अच्छे पढ़े लिखे, चरित्रवान, अच्छे सुलझे हुए विचार वालों को नियुक्तियां दी जाती थी। तो 2005 में मुझे खंडवा जिले से एसपी के द्वारा मुझे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो वहाँ काउंसलिंग के लिए मुझे कई बार ऐसे आवेदन भी आते थे कि उसके लिए बहुत सोचना पड़ता था कि इसको कैसा निर्णय देना, कैसा। पर बनते कोशिश हमारे परामर्श केंद्र में ये होता था कि किसी का तलाक ना हो, घर जुड़ा रहे, उसके बच्चे माँ बाप के होते हुए भी बे माँ बाप के ना होए, परिवार सुशिक्षित रहे, अच्छी तरह जुड़ा रहे, बच्चे घर घर के ना हो, सास ससुर के संबंध अच्छे बनाए रखे, हस्बैंड वाइफ में सामंजस्य बना रहे,
और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, ये हम सब समझाते थे। इसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कई जगह मेरे को शासन की ओर से भेजा गया और मुझे ट्रेनिंग दी गई। और ईश्वर की कुछ कृपा कहिए, मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं थी, ना ही इतने हाईली क्वालिफाइड हूँ। कई जगह मुझे उससे प्रमाण पत्र भी मिले, कई जगह बहुत सम्मान मिला और बहुत उपाधियों से मुझे नवाजा गया और उसके मेरे पास बहुत सारे प्रमाण भी प्रस्तुत। बहुत बढ़िया बुआ जी, आप तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं एक बुआ जी। अच्छा आप अरे नहीं नहीं बेटा, की लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, पर वो ईश्वर का भी कुछ उसमें हाथ होता है, अपना कुछ नहीं होता। बस ये है कि अच्छे काम करो तो कहीं न कहीं भगवान आपको मदद देता है। आपने इस कोविड के टाइम भी, कोविड के चलते भी समाज का काफी उत्थान किया है, काफी कार्य किया है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? हाँ, हाँ जी, ज़रूर। क्या होता है कि मेरे विचार शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि जो भी मैं पैसा जमा करूं या कुछ एफडी जमा करूं या कहीं भी कुछ करूं, तो ये मेरे लिए नहीं, अगर किसी के काम आता है, अगर किसी के जीवन में खुशहाली आती है, अगर किसी का जीवन अच्छा बनता है, तो वो उनके लिए होना चाहिए। तो कई बार मेरे मन में आया, मेरे हस्बैंड की जैसे अभी बरसी थी अप्रैल में, तो ये कोविड लग गया तो कर नहीं पाई। तो 2-3 परिवार मुझे ऐसे दिखे इतने दुखी कि बच्चे रो रहे हैं, काम नहीं है, घर में बहुत परेशानी आ रही खाने पीने की। तो फिर मैंने लगातार 4 रोज तक 100-100 पैकेट वो समाज में बंटवाए। जो भी स्थिति मेरी बनी हो, जैसा भी मैंने दिया हो, तो उसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल और मिर्ची मसाला, ऐसा देके उन परिवारों को जितने भी सूक्ष्म एक रत्ती के बराबर भी अगर अपनी मदद किसी को हो जाती है तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैंने इस तरह से उनकी मदद करी। बहुत बढ़िया बुआ जी। तो देश की अधिकतर महिलाएं बुआ जी चूल्हा चौका इसमें ही अपना सारा जीवन बिता देती हैं, और आपने समाज कल्याण का मार्ग कैसे चुना? मतलब इतने बच्चों की परवरिश करने के बावजूद भी, इतने व्यस्त जिंदगी के बावजूद भी। अभी आपको मेरा जीवन शुरू से बताऊं तो संघर्षपूर्ण तो रहा, पर वो संघर्ष अज्ञानता में रहा, इसलिए मेरे को महसूस नहीं हुआ। वो अज्ञानता में सारा समय निकलता गया और भगवान ने प्रेरणा दी तो मैं अच्छे कामों में लगी रही। अगर जब मैं आज पिछले जीवन को सोचती हूँ तो मेरे मन में लगता है कि वास्तव में कितना संघर्षपूर्ण जीवन था, पर वो ईश्वर ने मदद करी और हमारा भी साहस बना, परिवार का मनोबल बढ़ता रहा और अपन आगे बढ़ते रहे। तो मेरी 8वीं पास के बाद में मेरी शादी हो गई। 6th क्लास तक हरदा में पढ़ी। उस जमाने में इंग्लिश मीडियम में लड़की का पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी। जब मेरे को इंग्लिश मीडियम में हमारे पिताजी ने एडमिट किया, मिडिल स्कूल थी जब हरदा में, तो सारी समाज में क्या रे, श्री राम जोशी की लड़की तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रही है, श्री राम जोशी की लड़की तो अंग्रेजी, माने मेरे को देखने के लिए कई ये समझते थे कि उसको देखे सर कि वो लड़की अंग्रेजी स्कूल में कैसी, जबकि 6th क्लास तक की कोई इंग्लिश मायने नहीं रखती। पर उस जमाने में ये क्रेज था ऐसा कि इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ी भारी बात होती है। फिर 7th 8th भोपाल से पास किया, फिर शादी हो गई। फिर इधर लगातार सास ससुर ननद देवर, पारिवारिक पूरा माहौल, इधर बच्चों का जन्म होना, इधर मेरे हस्बैंड का दूसरी जगह पोस्टिंग होना, ऐसे करते मेरे 10 साल गुजर गए। मेरे 3 बच्चे हो गए। उसके बाद में कुछ प्रेरणा ऐसी मिली, पेपर में ऐसा पढ़ा कि जो हिंदी में भी मिडिल क्लास में है तो लड़कियां हायर सेकेंडरी के एग्जाम फॉर्म भर सकती हैं। तो वो कटिंग मैंने पढ़ी और वो कटिंग के आधार पे मेरे 8th का सर्टिफिकेट लगा के हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी। उसमें 2nd डिवीजन एक विषय में विशेष योग्यता करके पास हुई। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के मनोबल से, उनकी मदद से, समझिए तो उनका भी प्रोत्साहन बहुत ज्यादा रहा। ऐसे करते करते बीए तक आई। तो उस जमाने में बीए होना भी बड़ी भारी बात थी। बीए, बीकॉम और बीएससी ये 3 तो कौन सी हुआ करते थे। दूसरे ये आजकल जैसे कितनी टेक्नोलॉजी और कितना क्या है, उस वक्त तो हुआ ही नहीं करते थे। तो ऐसे करते करते मेरी पढ़ाई के स्तर पे आई। फिर इधर ट्रांसफर हुआ, उधर ट्रांसफर हुआ, पर सक्रियता बनी रही कि कहीं भी कुछ अच्छा काम होता था तो भाग लेना, चाहे उसमें उत्तीर्ण हूँ या फेल हूँ या हारूं या जीतूं, ये मन में भाव नहीं रहता था, पर मुझे इसमें भाग लेना है। तो इस तरह से हर जगह जहाँ जहाँ भी रही, हर जगह अपना उसमें काम करती रही, ऐसे मनोबल बढ़ता गया। फिर
पढ़ाई भी करी। फिर जब मेरी बेटी की शादी हो गई उसके बाद में मेरे मन में आया कि देखो घर सुना होगा, मेरा एक बेटा आर्मी में चला गया, बेटी ससुराल चली गई, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरी जगह, घर इतना बड़ा, 2 बच्चे, इतना बुरा लगे घर में। तो एक बार मेरे मिस्टर आए तो मैंने उनको कहा, मेरे को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल बच्चों की याद आती है, आप भी नहीं रहते। तो उन्होंने कहा तुमको जो करना है जो करो, तुमको जहाँ जिस मन में खुशी लगे वो करो। तो मैंने मेरी बेटी की शादी के बाद में म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा और मैंने 2 साल का म्यूजिक का कोर्स किया और प्रथम श्रेणी में पास किया। और फिर उसके बाद में घर में हारमोनियम ले लिया, हारमोनियम बजाती रही कुछ भी। बेटे की शादी हुई, पोता हुआ। फिर एक दिन पेपर में आया कि हाँ, एक्यूप्रेशर की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। तो जो भी इसमें 12th पास, इंटरमीडिएट पास अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लें। तो मेरे मिस्टर से मैंने कहा देखो ये आज आया, बोले हाँ जाओ, अगर तुमको अच्छा लगे तो जाओ। तो मेरा पोता 3 साल का था, उसको लेके मैं गई। मैंने कहा साहब मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकता, अच्छे से हो सकता है आपका एडमिशन। मैं गई, एडमिशन लिया, ट्रेनिंग ली, उसमें भी DACU, डॉक्टर ऑफ एक्यूप्रेशर, प्रथम श्रेणी में पास किया। और आज मैं मेरे शरीर पे उसका बहुत फायदा लेती हूँ। मैं ये दवाइयों का सहारा कम लेती हूँ, अपना कहीं पॉइंट दबाया, कहीं कुछ करा, और मन में भी खुशी होती है। कोई पीड़ित आता है तो उसकी भी जो बनता है जो सहायता कर देती हूँ। तो ऐसे जीवन चला। जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसा हाँ बस हमने चाहा तो वहाँ निकल सब गई और राह बनती गई, आगे चलते गए। बहुत बढ़िया बुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल लाइनें खुलती गई, लाइन इसमें कोई शक नहीं, लाइनें खुलती गई और आपका भी मनोबल बढ़ता गया। और फिर परिवार ने भी प्रोत्साहन दिया, परिवार ने भी कहा, उसको भी अच्छा लगा, राइट। हाँ भाई ठीक है आप जो काम कर रही हैं अच्छा। फिर मेरे को भी खुशी होने लगी। और फालतू समय में क्या होता है कि ये घर के काम की, चाहे आप दिन भर झाड़ू पोछा करो, दिन भर कपड़े बर्तन करो, दिन भर झाड़ू साफ सफाई करो, इस काम की कोई महत्व नहीं देता। और अगर आप दूसरे काम में आगे होती हैं तो काम की कीमत होती है, वो काम की गणना होती है, उससे आपको मन में भी खुशी होती है और समाज को भी खुशी होती है और आपके परिवार को भी खुशी होती है। इसलिए मैंने ये लाइनें चुनी। और आज भी ईश्वर का कुछ ऐसा खेल रहा, मेरे पास तो कुछ इतना नहीं था। 2-4 मीटिंग में मेरी एक स्पीच जिला अधिकारी ने सुनी, महिला जिला अधिकारी ने, तो उन्होंने एक रोज मेरे को फोन पे बुलाया, बोले आप आइए। मैं उनके ऑफिस गई, मैंने कहिए मैडम कैसे याद किया? तो उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल से, केंद्र से निर्भया कांड के ऊपर से एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। महिलाएं, पीड़ित महिलाएं जिनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, जिनको सही न्याय नहीं मिलता, तो बोले उसमें आप आवेदन लगाइए। और मेरा ट्रांसफर हो गया इंदौर और मैं आपको इसमें काउंसलर बना के जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने आके मेरे मिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वो उन्होंने खुद होकर के तुमको बुलाया, जाओ। मैं गई, आवेदन दिया और उसमें मेरा काउंसलर के पद पे हो गया। मुझे दिल्ली ट्रेनिंग भेजा और आज 2 संस्थाओं की, 2 रजिस्टर्ड संस्थाओं की मैं मेंबर हूँ। और मुझे 2 ही जगह, और जहाँ भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट की होती है मुझे भेजा जाता है। स्त्री शक्ति अवार्ड मिला, कई अवार्ड तो कई मिले, खैर वो बात की बात है। पर ये, और अभी वन स्टॉप सेंटर जो सेंट्रल की योजना है उसमें भी मैं सेवाएं दे रही हूँ। और जो प्रामिशियल मध्य प्रदेश सरकार के जो पुलिस परामर्श केंद्र है उसमें भी मैं सेवा से, अभी मेरे 24/6/20 को मेरा एक आदेश निकला है, वो आदेश आपको मैं बता सकती हूँ। उसमें मेरा महिला अपराध शाखा में 3री बार चयन हुआ है और वो आदेश अभी मैं लेके आई। अभी ऐसा रहा गर्व है मेरा। कि हम ऐसी बुआ जी की भतीजियां हैं। देखो गर्व है, आप लोग इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपके हिसाब में मैं पढ़ी लिखी तो कितनी पीछे हूँ, हैं? आप लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में, मेरे को तो बराबर मोबाइल भी चलाते नहीं, अपने पोते से, बेटों से पूछ नहीं, पाछ के पढ़े लिखे होने अपने से काम कुछ नहीं लायक होता, काम करा। दिल में जज्बा होना हाँ चाहिए बुआ जी। हाँ हाँ, वो तो सही है। और फिर क्या होता है कि जब आपके साथ जैसी वो क्लास 2 क्लास 1 वाली जो पुलिस अधिकारियां हैं, वो तो बिल्कुल नई नई लड़कियां हैं, पीएससी फेस करके निकली हैं। और हम तो, मेरे मन में भी उस वक्त ये ख्याल नहीं आता है कि मैं इतनी एज की हूँ। तो वो आपकी विचारधाराओं का, आपकी मानसिकता का आपके बॉडी पे पूरा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी सोच भी वैसी होती जाती है, आपका शरीर का ढांचा भी वैसा होता जाता है
और आपकी विचार शैली भी वैसी बनती जाती है। ये आप खुद अपने पे भी अंदाज करके देखना। सही बात। बहुत अच्छा बुआ जी। अभी बताइए आप, हमने जो विरासत में ये लंबाई पाई है, हाँ, आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक वरदान है? वरदान, लंबाई सतयुग का लक्षण है। सतयुग में ऊंचे पूरे संत महात्मा, ऊंचे पूरे बच्चे, ऊंचे पूरे पूरे बैल, ऊंचे पूरे के पेड़ पौधे फल सब बड़े होते थे। और ये गिट्टे नाटे छोटे, जानवर छोटे, सोच छोटी, थाली छोटी, प्लेट छोटी, कपड़े छोटे, ये सब कलयुग के लक्षण है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे में सतयुग के गुण हैं और हम सतयुग के खानदान हैं, हम सतयुग के वंश हैं। ये कहीं भी आप शास्त्र में पढ़ना, ये सतयुग के लक्षण होते हैं। कलयुग वाले बच्चे इतने हाइट वाले, इतने ऊंचे पूरे, ऐसे सब नाटे नाटे मिलेंगे आपको। तो ये हमारे जो जीन्स है ना, ये सतयुग के जीन्स हैं। और फिर वातावरण, खान पान, सोच, इसका भी आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप संकुचित होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, क्रोधीले होंगे, तो आपके मन के, आपके भाव, आपका शरीर, आपका बॉडी कभी उन्नति नहीं करेगा। इसलिए क्यों ऐसा रहे, हमारे जो भगवान ने हमको दिया है उसको प्रभावशाली बना के रहे ना, हमारा व्यक्तित्व तो निखारे ना, सही है बात, कि नहीं? सही बात है। आपने तो दादी दादी नानी सबकी भूमिका निभा ली है। तो अब आप बताइए कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है, उनको अपना जीवन कैसे सार्थक करना चाहिए? सार्थक ये करना चाहिए कि शिक्षित तो जरूर है, वो तो पहली प्राथमिकता है, पर ज्यादा से ज्यादा किसी की अपेक्षा नहीं करें, किसी की भी, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बनते कोशिश आप अपनी शक्ति का ही, ना किसी के लिए, अपने लिए तो सदुपयोग करें। अपन किसी से अपेक्षाएं करेंगे और अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो अपन बहुत दुखी होते हैं। इसलिए कम से कम अपेक्षाएं रखें। अगर अपना काम करना है तो जैसे भी बनेगा अपना कर लेंगे। हम दो धंधे अगर किसी के कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम अपेक्षाएं रखें। और हमारे पोते, हमारी नातू, हमारे बच्चों के आंगन किलकारियों से गूंजे, उनके पलने झूले, इसमें हमको कितनी खुशी होती। आज हमारा वंश बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। आज समाज में खड़े होकर गर्व से हम कह सकते हैं कि ये हमारे हैं, ये ऐसा है, ये उन्नति करी, ये उन्नति। जिनके कुछ नहीं है तो वो क्या बोलेंगे? मात्र एक पैसा ही थोड़ी दिखाने का रहता है। ये चलचित्र जो होता है, ये हमारे बच्चे ही हमारी पूंजी होते हैं। हमको इन पे गर्व करना चाहिए और यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। सही बात। तो बुआ जी, आपके अनुसार भारतीय महिला की छवि कैसी होनी चाहिए? भारतीय महिला की छवि लज्जावान और काम बहुत अच्छे करे, किसी से अपेक्षा न रखे, परिवार के बारे में सोचे और परिवार में ही रहे। वाद विवाद संवाद हर परिवार में होते हैं, कोई सा परिवार ऐसा नहीं, पर उसमें घुटन भी महसूस होती है, पर उससे अलग हटके न रहे, उसको टूटने न दे। वो क्या होता है, परिवार आपका संबल होता है। घर किसको बोलते हैं? जब हम घर बोलते हैं तो जो घर में सुकून होता है वो बड़े बड़े आपके एसी और बड़े बड़े बिल्डिंग और इनमें नहीं मिलेगा। आपके घर 2 कमरे का भी होगा, उसमें आपको सुकून मिलेगा। तो अपना घर जोड़ के रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छे व्यवहार करें, शांतिपूर्ण रहें, ज़्यादा लालच ना करें। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि भविष्य के लिए कुछ न कुछ अर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कहीं कुछ नहीं है तो आप आने वाले समय में परिस्थितियों का कैसे सामना करेंगे? अब जैसे ये कोविड है, अब जिसके पास परिस्थिति अच्छी है वो तो नहीं बहुत अच्छा खाना खाएगा, पर भरपेट रोटी तो खाएगा। और जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने या तो जोड़ा नहीं या दिल खोल के उजाड़ा या कहीं बिंदासी से जिए, आज कभी-कभी शायद हो सकता है उनको ये महसूस होता हो कि हमने जब वो पैसा उजाड़ा था आज बचाते तो हमारे काम हो सकता है। ऐसे सभी के लिए नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसे हो सकता है। तो ये बात। सही बात है। बहुत अच्छा लगा बुआ जी आपसे बात करके, आपके विचारों को जान के। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और हमको अभी गर्व है कि हम अपने जोशी परिवार, जहाँ हमारी इतनी अच्छी अच्छी बुआजियां हैं, उनमें हमको हमारा जन्म हुआ है। जन्म और मरण तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान जहाँ जन्म देता है, अच्छे परिवार में जन्म देता है, तो अच्छी चीजें सीखते हैं। तो हमें बहुत तो गर्व है हमारी बुआजियों पे, हमारे दादाजी पे, जिन्होंने हमको इस पीढ़ी में ढलने का प्रयत्न करवाया। तो मेरे को मेरे भाइयों पे बहुत गर्व है कि मेरे भाई लोग इतने शिक्षित। और मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो बड़े भैया मेरे को बोलते थे कि तू वहां भाग लेना, मैं तेरे को भाषण लिख के दूंगा। हमको ज्ञान भी नहीं था कि हमने क्या हाफ चड्डी पहनी है कि
फ्रॉक पहनी है कि क्या है, घंटाघर पे स्पीच देनी मीन्स देनी, बस इतना ही लक्ष्य रहता था। तो तीसरी क्लास में से मेरे को बड़े भैया ने घंटाघर पे स्पीच देने की ट्रेनिंग दे चुके थे, और हरी, बड़े भैया, पंतु भैया, प्राय भले परिस्थितियां ऊंच नीच रही हो, कठिन परिस्थितियों से निकले हो, पर उन्होंने अपना जीवन निखारा। तो उसकी प्रेरणा तो मेरे को भी मिलती है, और वो मेरे लिए प्रेरणा है कि नहीं है? सही बात है। तो मेरे को भी ये गर्व है कि उन्हीं के आप लोग बच्चे हो, तो गर्व तो करना ही पड़ेगा, गर्व लायक हो ही ताऊ कोई जी, शब्द पापा नहीं। जी, सबको देख लीजिए, अपने परिवार में तो एक अलग एक मुकाम हासिल किया है इस समाज में। मिसाल है, मिसाल है। मिसाल है। सही बात है, सही बात है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा। होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा बुआ जी, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हमारे ऊपर, और हम भी आपकी राह पर चलते रहें, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत बुआ जी, थैंक यू। अच्छा, प्रणाम बुआ जी। खुश रहो, आप लोगों को भी धन्यवाद, बहुत सुखी रखे भगवान, सौभाग्यवती रहो, खूब परिवार में खुशहाल जीवन जियो, यही कामना ईश्वर से करती हूँ बेटा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रणाम प्रणाम बुआ जी, बहुत अच्छा लगा आज बात करके। खुश बेटा, खुश रहो। चलिए, प्रणाम।